हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां नागार्जुन द्वारा रचित एक ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से हिमालय, उससे निकलने वाली नदियों एवं समुद्र के बीच मानवीय रिश्ते स्थापित करके इन्हें हमारी भावनाओं से जोड़ दिया है। एक और जहां लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता एवं समुद्र का ससुर बताया है, वहीं नदियों को उसने बेटी, बहन, प्रेयसी और माँ कहकर उसके कई रूपों से हमारा साक्षात्कार कराया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक हिमालय के बारे में कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि अभी तक हिमालय को उन्होंने दूर से ही देखा था, जो देखने में बड़ी ही गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। जैसा कि हम भी प्रकृति अगर देखें, अगर प्रकृति की सुंदरता को निहारें, तो वो हमें अपने आप में ही डूबी हुई नजर आएगी। ना उसे किसी से लेना है, ना कुछ देना है। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ऐसा लग रहा था मानो बड़े ही अच्छे घर से यह प्रकृति रह रही हो। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। यहाँ उनके किसको संबोधित किया गया है? हिमालय को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि उनके और हमारे रिश्ते को मानवीय रूप देने का प्रयास किया गया है। इसलिए लेखक के दिल में हिमालय के लिए आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यानी कि जैसे हम अपने माँ, दादी, मौसी, मामी उनके गोद में कभी भी चले जाते हैं, वहाँ जाके हमें बहुत ही शांति मिलती है। ठीक उसी प्रकार लेखक भी हिमालय की नदियों में जाकर कभी भी डुबकियां लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे पर चढ़ना यहाँ मानवीय संबोधन है, क्योंकि हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने पापा के गोदी में, दादाजी के गोदी में कहीं भी चढ़कर जाते हैं। ठीक उसी तरह लेखक ने हिमालय को भी माना है और उन्होंने कहा, इस बार जब मैं उनके कंधे पर चढ़ा तो उनका रूप अलग था। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। सही बात है, जब इनकी धारा वहां से प्रस्फुटित होती है तो देखने में बहुत ही पतली और झरने की तरह झरझर करती हुई नीचे की ओर बह निकलती है। लेकिन जैसे जैसे यह नीचे आती है, इनका विशाल रूप हमारे सामने आने लगता है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। क्योंकि जब यह झरझराते हुए नीचे आती हैं तो इनकी रफ्तार अधिक रहती है, इनमें आवाज़ होता है, लेकिन जैसे ही समतल भूमि में आ जाती हैं, शांत हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कह रहे हैं कि मैं किसी लड़की को देखता हूँ, वह चंचल रहती है, या किसी कली को जब मैं देखता हूँ तो भी मैं इतना आश्चर्य नहीं होता, इतना कौतूहल मेरे अंदर नहीं होता, इतना विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों को। बेटियों किसे कहा गया है? यहाँ पर बेटियों कहा गया है गंगा, यमुना और सतलज को। उनकी बाल स्वरूप लीला को देखकर लेखक परेशान हो जाते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिता हिमालय को कहा गया है और इनकी बेटियाँ इन नदियों को कहा गया है। लेखक कह रहे हैं, पिता के पास से बेटियां जब निकलती हैं, बेचैन होकर यहाँ से वहाँ घूमती हैं, तो इनकी प्यास कौन मिटाएगा?
जब उनकी संतुष्टि वहाँ नहीं होती तो आगे इनकी संतुष्टि कहाँ होगी? इनका लक्ष्य क्या है? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिक्याएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन मतलब रहने का जगह, जहाँ वो खेलती हैं। तो उनकी जगह कहाँ पे है? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, जिन पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ है, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिक्याएँ और सबसब्ज उपत्यकाएँ, इन सब जगहों में वो अपनी लीला करती हुई सरसराती बह निकलती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बच्चों, आप इन सबों को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारे बड़े बड़े हमारे ऐतिहासिक पेड़ हैं, इनको याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय, यहाँ विशेषण का भी प्रयोग किया गया है। हिमालय को बुढ़ा कहा गया है। अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यहाँ मुहावरों का भी प्रयोग है, अंडरलाइन कीजिए। सिर धुनना यानी कि परेशान होना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। हिमालय बेचारे बूढ़े हो गए, परेशान हो गए और सोचते होंगे ना जाने ये बेटियां कहाँ चली जाती हैं, उनका लक्ष्य क्या है, किस कर्तव्य के लिए वो आगे बढ़ जाती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों महानद हैं। ये दोनों महानद हैं और इतने जितने भी यहाँ नदियों के नाम हैं, ये नदियाँ हैं, महानदियाँ हैं, लेकिन महानद नहीं हैं। महानद सिर्फ सिंधु और ब्रह्मपुत्र ही हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। दयालु हिमालय, हिमालय के लिए दूसरा विशेषण का प्रयोग किया गया है, दयालु, यानी कि हिमालय के ही ये दो रूप अलग हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होते रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी कि क्या कहा गया है कि वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, अर्थात वो बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात सिर्फ ये दो महानद हैं और ये महानदियाँ हैं, यानी कि ये साथ साथ चलने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ मानवीय व्यवहार को अपनाया गया है, अर्थात हिमालय को इन्होंने ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहा है। और बेटियां कौन हैं? इनकी नदियां। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती यानी कि बेतवा नदी का प्रेम प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन मतलब जिसमें जान हो, यानी कि कवि कालिदास ने भी विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी कि अपने प्रेम का प्रतिदान किसे देना?
नदी को, यानी नदी उस वक्त भी सचेतन रूप में थी। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। यहाँ अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोन लिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। अब यहाँ आप देख सकते हैं काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। जल को उन्होंने विभिन्न रूपों में देखा है। जैसे कि माँ बच्चे को सींचती है, ठीक उसी प्रकार माता बनने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में देख लें। अर्थात जितनी भी नदियाँ हैं वो कलकल छलछल करती हुई बेटियों के रूप में दिखती हैं। और थोड़ा आगे चलें तो प्रेयसी, यानी कि इन्होंने माँ, बेटी और प्रेयसी के रूप में भी नदियों को देखा है। और ठीक इसी प्रकार जब लेखक का मन ताजा हो गया तो वो गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अर्थात उन बहन की बारंबार अतुलनीय रूप से वंदना की गई है जिनकी लीला अचरज है, जो सारे कष्टों को हर लेती है। उन पर मैं बार बार बलिहारी हो जाऊं। यहाँ मैंने कुछ प्रश्न को लिया है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूप में देखते हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियां का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। अतः काका कालेलकर ने नदियों की माँ समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की बाल लीलाओं की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। मैंने आपको किताब में बहुत सारे विशेषण दिखाए हैं और विशेष्य दिखाए हैं। यहाँ इनका मिलान कीजिए। सम्रांत, सम्रांत के साथ महिला, चंचल, नदियाँ, समतल, आंगन, घना, जंगल, मूसलाधार वर्षा। इसके साथ आप दूसरा शब्द भी जोड़ सकते हैं, जिस तरह बूढ़ा, हिमालय, दयालु, हिमालय। इस तरह अन्य शब्द भी जोड़ सकते हैं। द्वंद्व समास मैंने आपको पहले भी बताया है। द्वंद्व समास जो एक दूसरे के पूरक होते हैं और उनके दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ छोटी, बड़ी
दुबली पतली, भाव भंगी, माता पिता।